दोस्तों नमस्कार। आपने देश के वित्त मंत्री को सुन लिया, आपने देश के प्रधानमंत्री को सुन लिया। आप जान गए कि इस देश के भीतर में मिडिल क्लास कितना मायने रखता है। आप यह भी समझ गए कि महिलाओं की तादाद वोटरों के तौर पर किसी भी सत्ता के लिए इस दौर में कितनी महत्वपूर्ण हो चली है। आप यह भी जान गए कि आदिवासियों को छूने की जरूरत है, और आप यह भी समझ गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को ही काम करना है, प्राइवेट सेक्टर के आश्रय वह रह नहीं सकती है। तो क्या इस बजट को समझते बूझते वक्त आप हमेशा संसद के भीतर बजती हुई तालियां या पीटे जा रहे बेंचों की आवाज सुन रहे थे, या प्रधानमंत्री जब मिडिल क्लास का जिक्र अपने भाषण में कर रहे थे तो उसको राहत और रियायत के तौर पर देख रहे थे? इस बजट के भीतर के पन्नों को आज खोलने की जरूरत है। सबको पता है कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। सबको पता है कि उसके बाद 2024 का बजट पूर्ण बजट नहीं होगा, क्योंकि तब लोकसभा चुनाव की मुनादी हो चली होगी। और सबको पता है कि इस दौर में भारत के भीतर की परिस्थितियां जो बेरोजगारी और महंगाई को समेट चुकी है, उसमें दुनिया के बाजार में भारत की बोली जो भी लगाई जाए, लेकिन यहां के लोगों की परिस्थितियां नाजुक हो चली है। पेंशन तक के पैसे को निकालने की स्थिति में यहां के करोड़ों लोग आ चुके हैं। तो आज बजट के उन पन्नों को पढ़ने की कोशिश कीजिए जो बजट इस देश का है, या फिर वोटरों को लेकर एक समुदाय विशेष के इर्द गिर्द ताना बाना बुनने की सरकार ने सोची, या फिर एक परसेप्शन बनाने के लिए एक ऐसा परसेप्शन बन जाए जिससे लगे कि वही व्यक्ति और वही समुदाय सरकार के अनुकूल गीत गाने लगे। तो क्या टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगते हुए चेहरे, उनकी कमाई, उनके द्वारा दिया जाने वाला टैक्स और मिडिल क्लास के इर्द गिर्द शहरी मिजाज का घुमड़ना, इन सारी परिस्थितियों में हो सकता है आपके जहन में कई बजट इस वक्त रेंग रहे हों कि एक वक्त तो जिक्र इस देश के भीतर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का किया गया था, एक वक्त जिक्र इस देश के भीतर में कितनी यूनिवर्सिटीज बन जाएगी इसका किया गया था, एक वक्त जिक्र इस देश में कितनी स्मार्ट सिटियां बनती चली जाएंगी उसका जिक्र भी किया गया था। यानी पहला सवाल जो सरकार कहती है वो बीते बजट को लेकर अगर लागू नहीं हो पाता है तो मौजूदा वक्त में उसे लागू कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा, या लागू ना हो लेकिन ऐलान हो जाए तो यह एक लोक लुभावन सोच होती है क्या? जी नहीं। इस देश का बजट पिछले बरस की तुलना में एजुकेशन के क्षेत्र में कम हो गया। जीडीपी को लेकर 2.64% जो इससे पहले बीते साल में बजट था वो घटकर 2.51% पर आ गया, यानी एजुकेशन का बजट कम हो रहा है। हेल्थ को लेकर जो चिंता इस देश के भीतर में कोविड काल के बाद से की गई 2.20% था, जो घटकर पहली बार 2% के नीचे भी आ गया, यानी 1.98%, वह भी कम हो गया। उसके बाद आइए इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर के ऊपर होने वाला खर्च, यानी एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर को लेकर 3.84% जो पिछले बरस के बजट में था, इस बार वो कम होकर 3.20% पर आकर खड़ा हो गया, यानी यह भी कम हो गया। इस देश के ग्रामीण हिस्से में भारत की 65% आबादी रहती है, लेकिन उसका दूसरा सच यह है कि भारत के भीतर रहने वाले लोग लगभग 80% ग्रामीण भारत के स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की खेती, वहां की डेयरी इंडस्ट्री या जो भी है उसी पर टिके हुए हैं। और उस रूरल डेवलपमेंट को लेकर पिछली बार 5.81% था, इस बार वो घटकर 5.29% आ गया। और इसके ठीक समानांतर वह मिडिल क्लास जो तालियां बजा रहा है, उसमें कभी भी सोचा नहीं कि जो वो कर्ज में डूबते चला जाता है, ईएमआई लगातार आरबीआई के रेपो रेट से बढ़ती चली जा रही है, उसमें रियायत सरकार क्यों नहीं देती है। और आरबीआई रेपो रेट लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका के फेडरल बैंक ने बढ़ाने का ऐलान की दिशा में वो बढ़ चुकी है, जो उसकी कमेंट्री नजर आ रही है। तो भारत में भी आरबीआई फिर रेपो रेट बढ़ाएगी, यानी ईएमआई फिर बढ़ेगी, यानी कोई राहत मिडिल क्लास को जो कर्ज लेता है उसको नहीं मिलेगी। उसके बाद इस दौर में किसी रिफॉर्म का जिक्र नहीं है, कोई ऐसा बड़ा रिफॉर्म जिसके जरिए इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सोच पैदा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब यहां से आइए कि सरकार की इकोनॉमी की डामाडोल स्थिति में सरकार ने बीच में कई बार जिक्र किए सब्सिडी को लेकर और कहती थी हमारी इकोनॉमी तो इसलिए गड़बड़ा जाती है, हम सब्सिडी खूब देते हैं। और उसी के तहत 5 किलो अनाज का जिक्र था, तो खुले तौर पर आज बजट में इसका प्रावधान रखा गया। 12 महीने अगले मुफ्त में 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा और उस पर खर्चा आएगा 1,97,000 करोड़, यानी 1,97,000 करोड़। इस देश के भीतर में लोग खाद्य पर एक वक्त निर्भर हुआ करते थे, लेकिन यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद स्थिति खुले तौर पर सामने आ गई कि हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम सस्ते में खाद यानी फर्टिलाइजर भी मंगाते थे। और अब दुनिया के बाजार में जब वो कॉस्टली हो गया तो सरकार का अनुमान बहुत साफ है कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी 1,75,000 करोड़ की इस बार देने को वो तैयार है। और यहां ये समझ लीजिए, पिछली बार इससे कम देने को तैयार थी, लेकिन एग्रीकल्चर ने इस देश को बचाया हुआ है, तो जो सब्सिडी दी गई वह 1,80,000 करोड़ पार कर गई पिछले बरस, यानी हम फाइनेंशियल ईयर 23 का जिक्र कर रहे हैं, तो 24 में हम लोग कदम रख रहे हैं। इस परिस्थिति के बीच में जो जिक्र हुआ है वह उसको भी एट पार चला जाएगा, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर माइनस हो जाएगा, यह देश की स्थिति नाजुक हो जाएगी। इसे सरकार बाखूबी जानती समझती है। तो फर्टिलाइजर में सब्सिडी 1.75 लाख करोड़, फूड सब्सिडी 1,97,000 लाख करोड़, पेट्रोलियम में सब्सिडी 2,300 करोड़, और मनरेगा का जिक्र भी यहां जरूरी है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजदूरों को आप काम देते हैं, लेकिन 100 दिन तो दूर है, आप 50 दिन भी नहीं दे पाते हैं। उसके लिए आपने बजट निर्धारित किया है 60,000 करोड़ का। इस 60,000 करोड़ में से जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, इक्विपमेंट का खर्चा और बाकी खर्चा होता है, अगर आप उसको माइनस कर दीजिएगा तो यह 60 करोड़ एक झटके में खिसक के आपके सामने 42,000 करोड़ की शक्ल में आकर खड़ा हो जाएगा। और 42,000 करोड़ के जरिए कितने मजदूरों को आप 229 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसा देकर उनकी जिंदगी को चला सकते हैं, ये आप सोचिए। हम 100 दिन नहीं दे पाते हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि इस देश की इकोनॉमी बढ़ी है, लेकिन लोगों की परिस्थितियां नाजुक हुई है, और यह बजट उससे आंख मूंदने की दिशा में इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसको बताना था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, तो हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 हो गई है। यानी मोदी सत्ता जब नहीं थी और जब आई उसके बाद से यह दुगनी हो गई। सरकार की बात मान लेते हैं कि इस देश में अगर वाकई प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 सालाना आय हो जाए तो यह देश तो तर जाए, लेकिन वह तो इकोनॉमी और पॉपुलेशन के दायरे में होता है, और असमानता बहुत है। असमानता के पैमाने को एक सेकंड के लिए आप समझ लीजिए। हमने अभी मनरेगा का जिक्र किया, जिसमें 229 दिन 229 रुपए दिए जाते हैं, और एवरेज सरकार बताती है 48 डेज घर के हिसाब से। इन जनरल लोगों के हिसाब से आइएगा तो वो कम और हो जाता है और 27 दिन पर आकर टिक जाता है, तो फिर भी हम 48 डेज मान लेते हैं। सरकार 48 दिन काम देती है 229 रुपए के हिसाब से, यानी साल भर में कमाई सिर्फ 10,992 रुपए, यानी प्रति महीने कमाए 916 रुपए। यह है मनरेगा मजदूरों का सच। लेकिन हमारा प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 और यहां पर आय हो रही है 10,992 रुपए। अगर उस दिशा में चले जाइएगा जो सरकार प्रति व्यक्ति आय बता रही है, तो उसमें तो कमाई प्रतिदिन की 540 रुपए होनी चाहिए। और इस देश की स्थिति में कितने लोग हर दिन 540 रुपए कमा पाते होंगे, तो असमानता का पैमाना कितना बड़ा है यह सिर्फ आप सोच सकते हैं। अब इसके बाद आइए, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसकी एवरेज कमाई इस देश के भीतर में 7 से 8,000 रुपए है। 7 से 8,000 रुपए के एवरेज, और दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय की एवरेज के लिहाज से आप निकाल रहे हैं, तो यह जिस रूप में कई गुना ज्यादा मंथली 16,000 बनता है, यानी दुगने से ज्यादा की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय कमाई, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के दायरे में देश का 92% आ जाता है, जो रोजगार की दिशा में हाथ बढ़ाता है। यह अलग मसला है कि उसमें लगभग 29 करोड़ लोगों ने अब काम खोजना ही बंद कर दिया, क्योंकि काम है ही नहीं। तो इस बजट के भीतर में जो आय है और जो परिस्थितियां हैं, दोनों दो दिशा में जाती है। लेकिन
सरकार कह रही है तो मानिए, क्योंकि सरकार इस दौर में रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है। वो कह रही है कि हम रोजगार के लिए लोगों को ट्रेनिंग देंगे, तो इसलिए हम 30 नेशनल स्किल सेंटर खोल देंगे।